राष्ट्रीयता। आज सभी मीडिया में ही राष्ट्रीयता का प्रचार परवान पर है। सत्तासीन राजनेतागण भी सर्वत्र राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता का गान गाते नहीं थक रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न किसी भी शुभचेता के समक्ष शाश्वत रूप से अनुत्तरित रह गया है। राष्ट्रवाद का वर्तमान झोंक भारतवर्ष जैसे अनेक गंभीर समस्याओं से आकीर्ण देश में कितने दिनों तक टिक पाएगा? अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने के समय तक संतुलित अर्थव्यवस्था थी, साथ में थी समृद्ध संस्कृति। 2 फरवरी 1835 के दिन लॉर्ड मैकाले ने स्वयं इस कथन की पुष्टि करते हुए ब्रिटिश संसद में कहा था, मैं संपूर्ण भारतवर्ष का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भ्रमण किया। मैंने एक भी आदमी को भीख मांगते नहीं देखा और ना एक भी चोरी का वारदात देखते सुनने को मिला। इतने समृद्ध व विकासशील संस्कृति के देश पर शासन करना तब तक संभव नहीं है जब तक वहाँ के नागरिकों के मन में यह भावना न भर दी जाए कि ब्रिटिश का सब कुछ उनसे अच्छा है। इसी को उद्देश्य में रखकर लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर नैतिकता, मानवीय मूल्य और धर्मबोध रहित बना दिया। उसका उद्देश्य था पूंजीवादी अंग्रेजी सरकार का गुलाम तैयार करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज तक भारतवर्ष की सभी शिक्षा संस्थाओं में ही पूंजीपतियों और उनकी समर्थक सरकारों के अक्सर गुलाम ही तैयार किए जाते हैं। अंग्रेजों ने दूसरा जो सबसे बड़ा घातक काम किया वह था भारतवर्ष की संतुलित अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर पूंजीवादी केंद्रित अर्थव्यवस्था की नींव डालना। इसके पूर्व भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था विकेंद्रित थी। अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था ने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय सरकार उसी व्यवस्था का पोषण करती रही है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, अपराध, अनैतिकता, अधर्म, अपसंस्कृति, क्षेत्रीयतावाद, भाषा समस्या इत्यादि गंभीर समस्याओं से देश भारत आज त्रस्त व जर्जर है और नारकीय दलदल में सभी जीने के लिए विवश हैं। किसी भी क्षण विस्फोट की संभावना रहती है। आज़ादी पाने के बाद जिन लोगों के हाथों सत्ता हस्तांतरित हुई थी उनका प्रथम कर्तव्य था अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित कर सर्वजनीन और सर्व कल्याणकर बनाना। इसके लिए संविधान में उन सभी प्रावधानों का उल्लेख जरूरी था जिसमें एक तरफ एक विशेष निर्धारित सीमा से ऊपर धन संग्रह पर नियंत्रण, दूसरी तरफ सबों की न्यूनतम आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की आपूर्ति हेतु योग्यता आधारित रोजगार संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करना। सभी स्वतंत्र और उन्नत भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देकर उन सभी क्षेत्रों के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन्नयन का कार्यक्रम तैयार कर उससे आम जन आबादी को जोड़ना कर्तव्य था। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर सहकारिता के अंतर्गत क्रमशः संगठित करना तथा वैज्ञानिक योजना के द्वारा इसे लाभकारी बनाना कर्तव्य था। कृषि सहायक उद्योगों व कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को स्थानीय स्तर पर स्थापित कर स्थानीय जन आबादी को नियोजित करना कर्तव्य था। कृषि सहायक और कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों में 70 से 80% आबादी को नियोजित किया जा सकता था। उपभोक्ता की सभी वस्तुओं को उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना कर्तव्य था। उपर्युक्त उद्योगों व कृषि को भी सहकारिता के अंतर्गत संचालित करना ही उत्तम है। इन सब से बिचौलियों की मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बचा जा सकता है। उद्योगों को सहकारिता से संचालित करने से उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती तथा सबको क्रय शक्ति उपलब्ध होती। इससे उन सब की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती। बड़े जटिल वक्की उद्योग जिन्हें सहकारिता से संचालन करना संभव नहीं है उन्हें सरकार लाभ हानि रहित सिद्धांत से संचालित करती। किसी उद्योगपति को इससे बेतरतीब धन संग्रह की छूट नहीं मिलती। फलतः अमीरी व गरीबी की खाई जो आज निर्मित है वह नहीं होती।
अर्थात सरकार का कर्तव्य था संतुलित विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। दुख की बात है कि सरकार संतुलित अर्थव्यवस्था की स्थापना न कर पूंजीपतियों और राजनयिकों की सुविधा के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही देश में सुदृढ़ करने का काम किया है। सरकार का दूसरा प्रमुख कर्तव्य था नैतिकता, मानवीय मूल्य, धर्मबोध समाज में जागृत करने हेतु आध्यात्म तत्वों पर आधारित कर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कार्यक्रमों को तैयार कर शिक्षा व्यवस्था में आमूलभूत परिवर्तन लाकर उसे पुनर्स्थापित करना। इससे वास्तविक मानव सदमानव तैयार होते, जिनमें नैतिकता, मानवीय मूल्य, धर्मबोध तथा तर्क सम्मत विचारों का जागरण होता। समाज से जातीयता और सांप्रदायिक द्वेष कलह का अंत होता। समाज में एक कल्पना का स्वर्ग स्थापित होता। जिस देश के नागरिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में अस्तित्व रक्षा हेतु संघर्षरत हों, परिस्थिति के दबाव में जिस देश का नागरिक अनैतिकता, अन्याय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शोषण का दंश झेलने के लिए विवश हो, जिस देश के अतिसंख्यक नागरिकों की स्वाभाविक स्वतंत्रता की वाहक भाषा को अवदमित कर बोलने की सामर्थ्य से वंचित कर गूंगा बहरा बना दिया गया हो, जिस देश के नागरिकों के मन प्राण को सही शिक्षा के अभाव में कुसंस्कार और अंधविश्वास फैलाकर अंध पथ पर चलने से प्रेरित किया जा रहा हो और कूप मंडूक की तरह कूप में मरियल सांस लेने की व्यवस्था हो, उस देश में राष्ट्रीयता का गान किस काम का? राष्ट्रीयता का महत्व, मूल्य का उसके समक्ष क्या औचित्य है? मनुष्य के लिए राष्ट्र, समाज, राजनीति, सरकार, अर्थनीति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। इन सभी व्यवस्थाओं से यदि मनुष्य की रक्षा व विकास का पथ प्रशस्त नहीं हो तो इन सब की क्या आवश्यकता है? मनुष्य इन संस्थाओं के लिए नहीं है। जिस क्षण इन संस्थाओं द्वारा मनुष्य का शोषण होने लगे, मनुष्यों को नेस्ता नबूद करने हेतु दबाने कुचलने का काम शुरू हो जाए, उसी क्षण इन संस्थाओं का औचित्य समाप्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश आज सभी संस्थाएं मनुष्यों के शोषण में व्यस्त हैं। इससे आज मनुष्य को बचाना ही होगा। इसके लिए एक सर्वथा नवीन आदर्शमय कल्याणकर व्यवस्था का निर्माण आज का राष्ट्र धर्म है, समाज धर्म है। हम आशा करते हैं कि वर्तमान नेतृत्व इन गंभीर समस्याओं को गंभीरता से ग्रहण करेगा और सहृदयता के साथ इनके सार्थक समाधान के लिए वांछित काम करेगा। आज भारतीय प्राण धर्म की रक्षा प्रथम व प्रधान कर्तव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसी श्लोक में ही भारतीय प्राण धर्म का संपूर्ण तत्व निहित है। आज की संपूर्ण व्यवस्थाएं किसी विशेष समुदाय हेतु व किसी विशेष समय में खंड दृष्टि में रखकर प्रतिपादित किया गया है। इसमें अखंड का मनोभाव व सर्वजन हितार्थ की भावना का अभाव है। इसलिए इनमें से किसी की आज प्रयोजनीयता नहीं है। इनकी जगह पर अखंड को दृष्टि एवं लक्ष्य में रखकर एक सर्वजनीन व्यवस्था का निर्माण अत्यावश्यक है, जो वर्तमान की सभी समस्याओं का निदान दे सके। वह वांछित विकल्प प्रौत दर्शन तथा उसकी दृढ़ भित्ति पर निर्मित सर्व कल्याणकारी शासन व्यवस्था है। एक आदमी की आशा, आकांक्षा तथा आवश्यकता सबकी आशा, आकांक्षा व आवश्यकता है। इसी कारण विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की आशा, आकांक्षा व आवश्यकता को देखकर, समझकर सबके मन में उठ रहे प्रत्येक स्पंदन को हृदयंगम कर प्रौत दर्शन को प्रतिपादित किया गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तथा उनसे निर्मित सभी मानव समुदायों का यह आंदोलन है। इसका परिक्षेत्र विश्व का सभी क्षेत्र, सभी मानवों से संबंधित सभी के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान का आंदोलन है। परंतु प्रथम स्तर पर यह समाज आर्थिक आंदोलन है। मानव के इतिहास में इतना बड़ा व व्यापक क्षेत्र का आंदोलन दिखाई नहीं देता। इस आंदोलन के स्वरूप तथा परिक्षेत्र ही यह प्रमाणित करते हैं कि यह विप्लव स्वयं परम पुरुष द्वारा निर्मित है। करुणामूर्ति श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने करुणा कर
ममता से वशीभूत होकर मानवता के कल्याण के उद्देश्य से इस विराट विप्लव का निर्माण किया है। आए इस धरती पर प्रभुत्व दर्शन को प्रतिष्ठित करने के महाव्रत में जुट जाएं, क्योंकि मानवता को पतन से आज बचाना प्राथमिक कर्तव्य व धर्म है। यही है वर्तमान नेतृत्व का प्रधान व प्रथम राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा। इस सेवा से निर्मित सामाजिक मानसिकता से ही सही संदर्भ में राष्ट्र का गठन होगा। उसी राष्ट्र का आयुष्काल चिरस्थायी रह पाएगा। इसका अनदेखी करने से केवल राष्ट्रवाद का प्रलाप बचा रह जाएगा और राष्ट्र विघटन के पथ पर द्रुत गति से चल पड़ेगा। हथियार राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा नहीं कर सकता। समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक आंदोलन से निर्मित प्रभुत्व दर्शन पर आधारित संतुलित अर्थव्यवस्था, विकसित संस्कृति और शिक्षा के निर्मित समाज मनुष्य की एकमात्र सुरक्षा करने में सफल होगा। अन्य पथ नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इति शुभम। कृपाशंकर, बेतिया, बिहार।